हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 4 सेमेस्टर में और हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026-27 में, और आपका पेपर एमसीक्यू बेस पर होने वाला है और अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है, तो आज की ये महामैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके हिंदी अनुवाद की टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो इस बार ऑल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जहाँ जहाँ पर एमसीक्यू बेस पर पेपर होने वाला है। तो अभी तक आपकी कोई तैयारी नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखकर एग्ज़ाम में चले जाइए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपके पेपर का नाम ही हिंदी अनुवाद है, तो अनुवाद से रिलेटेड ही आपके सारे एमसीक्यूज़ आएंगे। आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाला सारा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भाषा बदलना होता है, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना ही अनुवाद का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर क सही है। अगला है, अनुवाद शब्द का संबंध किससे होता है। ऑप्शन ए है चित्रकला, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है नाटक। तो अनुवाद शब्द का संबंध होता है भाषा से, यानी इसमें भाषा ही तो बदली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अनुवाद में मूल रचना किसे कहा जाता है। तो अनुवाद में जो मूल रचना होती है वो जो आपकी श्रुत भाषा है उसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रुत भाषा, यानी कि जो भाषा हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि अगर हमें हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना है तो हिंदी हमारे पास अवेलेबल है, तो ये हमारी श्रुत भाषा होगी और इसी को मूल रचना कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर घ राइट है। अगला है, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख राइट है। जिसमें से अनुवाद करना है वो श्रुत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा। अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है भाव। ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। अगला है, लिप्यंतरण में क्या बदला जाता है। देखो, लिप्यंतरण का मतलब अनुवाद करना नहीं होता, लिप्यंतरण का मतलब लिपि को बदलना होता है। जैसे कि देखिए, ये यहाँ पर आपके सामने जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सब हिंदी में लिखा हुआ है और हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जो हिंदी होती है। तो जब हम लिपि को किसी अन्य लिपि में बदलते हैं तो उसको कहा जाता है लिप्यंतरण। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लिख दूँ हेलो, तो देखो यहाँ पर लिप्यंतरण हो गया। इंग्लिश के हेलो को मैंने हिंदी की ही लिपि में यानी देवनागरी लिपि में लिख दिया। अगर मैं हेलो का अनुवाद करती तो मैं लिखती नमस्ते। मैं क्या लिखती? नमस्ते। तो ये अनुवाद होता, लेकिन हेलो का देखिए मुंह से जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो हेलो ही निकल रहा है, हिंदी में लिखा हुआ भी है। तो ये लिप्यंतरण है, यानी हमने देवनागरी या हमने रोमन लिपि से देवनागरी लिपि में बदल दिया। तो इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है और हिंदी देवनागरी लिपि में। तो लिप्यंतरण में क्या बदला जाता है? लिपि बदली जाती है। ऑप्शन ग आपका सही है। अगला है, मशीन अनुवाद किसकी सहायता से होता है। संगणक की सहायता से होता है। ऑप्शन ख सही है। अगला है, अनुवाद में किसका विकास होता है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान का विकास होता है। ऑप्शन क आपका सही है। अगला है, अनुवादक में कौन सा गुण आवश्यक है। तो अनुवादक में कौन सा गुण आवश्यक होता है? भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषा का ज्ञान एक अनुवादक के अंदर होना चाहिए, तभी वो अनुवाद कर सकता है। ऑप्शन घ आपका सही है। अगला है, अनुवाद का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है। तो अनुवाद का संबंध विचार संप्रेषण से होता है। ऑप्शन क आपका सही है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, भावानुवाद में किसे महत्व दिया जाता है। भावानुवाद को इंग्लिश में फ्री ट्रांसलेशन कहा जाता है। जो बच्चे बीए 4 सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ते होंगे और हिंदी भी पढ़ते होंगे,
तो आपको इंग्लिश लिटरेचर में भी ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है तो भावानुवाद मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाया हुआ है फ्री ट्रांसलेशन के बारे में। एक बार आप वो वीडियो देखिएगा, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है तो आपको भावानुवाद के बारे में समझ में आ जाएगा। इसमें भाव को महत्व दिया जाता है कि जब किसी भी चीज़ का अनुवाद किया जाता है तो वो लक्ष्य भाषा में उतने ही अच्छे से समझ में आ जाए। अगला है अनुवाद की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है, तो समझना होता है। समझेंगे तभी तो अनुवाद करेंगे, ऑप्शन ग सही उत्तर है। अगला है अनुवाद की सीमा किस कारण उत्पन्न होती है, भाषा भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर घ सही है। अगला है अनुवाद और संस्कृति का संबंध कैसा है, तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन क आपका सही है। अगला है समाज में अनुवाद का क्या महत्व है, समाज में अनुवाद का महत्व है संचार बढ़ता है, ऑप्शन क आपका सही है। अगला है अनुवाद भाषा के किस रूप को समृद्ध करता है, तो ये शब्द भंडार को समृद्ध करता है, ऑप्शन घ आपका सही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरा आपका यहीं से MCQs आने वाला है। अगला है कोश का प्रयोग किस कार्य में होता है, तो अर्थ जानने में कोश का प्रयोग होता है। देखिए जो शब्द कोश होता है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, शब्द कोश का यूज़ हम करते हैं शब्द के अर्थ को जानने के लिए, तो ऑप्शन क आपका सही है। शब्द कोश में क्या मिलता है, तो किसी भी शब्द का अर्थ मिलता है, ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। अगला है पारिभाषिक शब्दावली का संबंध किससे होता है, तो विशेष विषयों से होता है। पारिभाषिक शब्दावली के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में अधिक प्रयुक्त होते हैं, तो विज्ञान में होते हैं। देखो विज्ञान, कहानी, कविता या नाटक, तो इन चारों ऑप्शन में से विज्ञान आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर क। अगला है आधुनिक काल में अनुवाद का आरंभ माना जाता है, तो आधुनिक काल में अनुवाद का आरंभ माना जाता है 19वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर घ आपका सही है। अगला है भाषा के प्रकार हैं, तो भाषा के प्रकार में लिखित भी आएगा, मौखिक भी आएगा, सांकेतिक में भी आएगा, ऑप्शन नंबर घ आपका सभी सही उत्तर है। अगला है कैटफोर्ड के अनुसार अनुवाद की कितनी सीमाएं हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, तो 2 सीमाएं हैं, ऑप्शन ग आपका सही उत्तर है। अगला है किस साहित्य का हिंदी अनुवाद सबसे अधिक हुआ है, तो बंगाली साहित्य का हिंदी अनुवाद सबसे अधिक हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, अनुवादक को दोनों भाषाओं का कैसा ज्ञान होना चाहिए, तो बहुत ही गहरा, बहुत डीप, बहुत ही गहरा ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करेगा, ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। अगला है अनुवाद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। अनुवाद शब्द की उत्पत्ति देखिए वध धातु से हुई है, कौन से धातु से हुई है, वध धातु से, ऑप्शन नंबर क आपका सही है। अगला है अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो पहले देखो अनु जो है ये पहले लगता है, जैसे कि वाद में अनु उपसर्ग जोड़ा गया तो अनुवाद बना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ग यहाँ पर राइट है। अगला है अनुवाद में समानार्थकता का क्या अर्थ होता है, तो समान भाव, ऑप्शन नंबर क सही है। आपके हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, चेक करके आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस चल रही हैं। टोटल 8 यूनिट्स को हमने हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट करा दी है और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगातार MCQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, ताकि जिस बच्चे का पेपर जिस पैटर्न पर आता है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है अनुवाद का कौन सा प्रकार मूल पाठ के भाव को प्रधानता देता है, तो भावानुवाद, ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका है शब्दानुवाद की सबसे बड़ी सीमा क्या है, तो शब्दानुवाद की सबसे बड़ी सीमा ये है कि इसमें देखो शब्द से शब्द पर जोर दिया जाता है, यानी कि अगर हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना है या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है या विश्व की अदर किसी भी भाषा में अनुवाद करना है तो शब्दानुवाद में शब्दों पर जोर दिया जाता है,
भले ही उसका भाव, उसकी मीनिंग अच्छे से व्यक्त हो पाए या ना हो पाए। तो इसलिए शब्दानुवाद में भाव नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क आपका सही है। अगला है, अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या समझना चाहिए? तो सबसे पहले लेखक का भाव समझना चाहिए। यानी कि अगर हिंदी की कोई कहानी है, उसको इंग्लिश में अनुवाद करना है, तो हिंदी की कहानी जिस लेखक ने लिखी है, तो लेखक का भाव समझना ज़रूरी है कि लेखक ने इस कहानी के अंदर क्या बातें कही हैं, ताकि टारगेट लैंग्वेज लक्ष्य भाषा में भी वो भाव अच्छे से व्यक्त हो सके। अगला है, कोश शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? तो संग्रह है। ऑप्शन नंबर क सही उत्तर है आपका। अगला है, साहित्यिक अनुवाद में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? तो इसमें सौंदर्य और भाव का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ग राइट है। अगला है, अनुवाद के कारण विभिन्न भाषाओं में क्या संभव हुआ है? तो ज्ञान का आदान प्रदान करना आसान हो गया है। अनुवाद के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान करना, संस्कृति का आदान प्रदान करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। ऑप्शन नंबर क आपका सही है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, अनुवाद को किस रूप में देखा जाता है? तो अनुवाद को कला और विज्ञान दोनों रूप में देखा जाता है। ऑप्शन घ आपका सही है। अगला है, पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य त्रुटियों यानी गलतियों को सुधार करना। जब कोई भी चीज़ अनुवाद कर ली जाती है, तो फिर उसके बाद उसको एकदम अच्छे से मैच किया जाता है स्रोत भाषा से, उसको पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है कि कहीं कोई शब्दों में कोई गलती तो नहीं हुई, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, ताकि फिर उसको सुधारा जाए। तो वही पुनरीक्षण होता है, दोबारा जांचना होता है और त्रुटियों को सुधारना होता है। ऑप्शन ख आपका सही है। अगला इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, अगला वेरी इम्पॉर्टेंट देखिए आपका है, अनुवाद मूल्यांकन में किसका परीक्षण किया जाता है? तो भाव और भाषा और भाव का। ऑप्शन घ राइट है। अगला है, अनुवाद समीक्षा का संबंध किससे है? ये सारा आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अनुवाद समीक्षा का जो संबंध है वो आलोचनात्मक परीक्षण से है। ऑप्शन नंबर क आपका सही है। अगला है, पुनरीक्षण के दौरान किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो अर्थ की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क आपका सही है। अगला है, अनुवाद मूल्यांकन का प्रमुख आधार क्या है? तो प्रमुख आधार होगा मूल पाठ के प्रति निष्ठा होना चाहिए। जब भी अनुवाद किया जाए, तो जिस भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाए, मूल जो पाठ होता है उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम हिंदी की किसी कहानी का अनुवाद इंग्लिश या विश्व की अदर किसी भी भाषा में कर रहे हैं, तो अनुवाद करते टाइम उस स्टोरी में जो भी भाव है, जो भी संदेश लेखक ने दिया, उसको बदल कर दूसरा कर दे, नहीं। जबकि जो कुछ उसमें है बिल्कुल उसको उसी तरीके से लिखना है, ताकि वो किसी भी भाषा में पढ़ी जाए वही उसका अर्थ निकले, वही उसका भाव निकले। तो मूल पाठ के प्रति निष्ठा, ईमानदारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क आपका सही उत्तर है। अगला इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, पुनरीक्षण के बिना अनुवाद कैसे माना जाता है? तो अपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ख आपका राइट है। अगला है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो मूल्यांकन का अर्थ है सटीकता की जांच करना। ऑप्शन क आपका सही है। अगला है, अनुवाद पुनरीक्षण में सबसे पहले क्या देखा जाता है? तो अर्थ की संगति देखी जाती है। ऑप्शन नंबर क आपका राइट है। अगला है, पुनरीक्षण में विराम चिन्हों की शुद्धता क्यों आवश्यक है? तो देखो, क्यों आवश्यक होती है, दोबारा से क्यों जांचा जाता है, और पुनरीक्षण में जो विराम चिन्ह होते हैं उनको क्यों देखा जाता है, उनकी शुद्धता क्यों ज़रूरी होती है? ताकि जो अर्थ हो, जो मीनिंग हो किसी भी मतलब चीज़ की, किसी भी कहानी की, लेखक की, किसी भी टेक्स्ट की जो भी मीनिंग हो, वो पढ़ने में एकदम अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझ आ जाए। तो अर्थ स्पष्ट हो। ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। अगला है, समीक्षा में भाषा शैली का परीक्षण क्यों किया जाता है? तो समीक्षा में भाषा शैली का परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि स्वाभाविकता बनाए रखा जाए। ऑप्शन नंबर क आपका राइट है। अगला है, अनुवाद समीक्षा में सटीकता का संबंध किससे होता है? तो सटीकता का मतलब एकदम सही होना चाहिए। यानी कि एक भाषा से किसी भी दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, तो उसमें कोई भी बदलाव अपने मन से अनुवादक को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से उसके पास मूल पाठ है, उसको उसके प्रति निष्ठा और ईमानदारी के साथ ही टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना चाहिए। सही अर्थ, सटीकता का मतलब सही अर्थ से होता है। ऑप्शन नंबर ग आपका राइट है।
पुनरीक्षण का कार्य कौन करता है? तो पुनरीक्षक करता है। पुनरीक्षण का कार्य पुनरीक्षक करता है, ऑप्शन क राइट है। अगला है प्रशासनिक अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रशासकीय सूचना का स्पष्ट संप्रेषण है, ऑप्शन नंबर ख आपका राइट है। अगला है बैंकिंग अनुवाद में किस प्रकार की भाषा अपेक्षित होती है? तो देखो, बैंक में जो भी चीज़ें होती हैं जब उसका अनुवाद किया जाता है तो उसके लिए स्पष्ट और तकनीकी भाषा का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ख आपका सही है। अगला है वैज्ञानिक अनुवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सटीकता होनी चाहिए, यानी एकदम सही अनुवाद होना चाहिए। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, तकनीकी अनुवाद में किसका विशेष महत्व होता है? तो पारिभाषिक शब्दावली का होता है। जब आप लोग बीएस सेकेंड सेमेस्टर में थे तब भी मैंने आपको पारिभाषिक शब्दावली के बारे में पढ़ाया था, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर वाले आपके सब्जेक्ट में, जब आप हिंदी पढ़ रहे थे बीएस सेकेंड सेमेस्टर में। तो पारिभाषिक शब्दावली के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। प्रशासनिक अनुवाद में अस्पष्टता का क्या परिणाम हो सकता है? तो देखो, जो प्रशासनिक अनुवाद होता है, प्रशासन से रिलेटेड जो भी चीज़ों का अनुवाद किया जाता है तो उसमें अस्पष्टता का मतलब हो जाएगा गलती हो गई है। तो उसका परिणाम क्या होगा कि पढ़ने पर जो भी चीज़ें होंगी, पढ़ने पर अर्थ में भ्रम होगा, गलती होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क आपका सही है। अगला है बैंकिंग अनुवाद का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो बैंकिंग अनुवाद का संबंध देखो जो होता है आर्थिक लेन देन से होता है, क्योंकि बैंक में आर्थिक लेन देन किया जाता है, रुपए पैसे का लेन देन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही होगा। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, वैज्ञानिक अनुवाद में भावुक भाषा क्यों अनुचित मानी जाती है? तो अर्थ इस अस्पष्टता हो सकता है, यानी कि वैज्ञानिक भाषा में अगर कोई भी गलती होगी तो जो अर्थ होंगे एकदम अस्पष्ट होंगे, यानी क्लियर नहीं होंगे, सही से पढ़कर समझ नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। अगला है तकनीकी अनुवाद में त्रुटि का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? तो अगर तकनीकी अनुवाद में त्रुटि यानी गलती हो गई तो सबसे बड़ा प्रभाव होगा सूचना विकृति, यानी जो भी सूचना दी जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी बात होगी उसमें विकृति यानी गलती होगी। अब देखो, अनुवाद करते टाइम गलती हो गई तो जाहिर सी बात है कि जब भी उसको पढ़ेंगे तो वो गलत ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है प्रशासनिक भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रशासनिक भाषा स्पष्ट और संक्षिप्त, इसकी यही मुख्य विशेषता है, ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। अगला है वैज्ञानिक अनुवाद में किस प्रकार के शब्द अधिक प्रयुक्त होते हैं? तो पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर क आपका सही है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है बैंकिंग अनुवाद में किसका प्रयोग अधिक होता है? तो आर्थिक पारिभाषिक शब्द का होता है। बैंकिंग अनुवाद में देखो जो भी आर्थिक चीज़ें होंगी उनका ही प्रयोग मतलब अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही है। अगला है तकनीकी अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही तकनीकी सूचना देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर क आपका सही है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक अनुवाद में किस प्रकार के वाक्य अब उपयुक्त माने जाते हैं? तो जो प्रशासनिक अनुवाद होते हैं उसमें जो सरल और स्पष्ट शब्द होते हैं उनको ही उपयुक्त यानी सही माना जाता है, ताकि जो भी चीज़ें हों अच्छे से अनुवाद हो जाएं, आसान रहे और समझने में भी अच्छा रहे। ऑप्शन नंबर घ आपका सही है। अगला है वैज्ञानिक अनुवाद में एकार्थकता क्यों आवश्यक होती है? तो भ्रम से बचने हेतु, ऑप्शन नंबर क आपका सही है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बैंकिंग अनुवाद में त्रुटि होने पर क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो देखो बैंक के अनुवाद में अगर कोई त्रुटि यानी गलती हो जाएगी तो आर्थिक हानि होगी, पैसे वगैरह की हानि हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो का आपका है वो आपका सही है। अगला है तकनीकी अनुवाद में संदर्भ का महत्व क्यों होता है? तो सही अर्थ स्पष्ट करने हेतु, यानी जो भी अर्थ है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला है सामाजिक विषयों के अनुवाद में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? तो सामाजिक संदर्भ का ध्यान रखा जाता है, ऑप्शन ख आपका राइट है। अगला है सृजनात्मक अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाव और सौंदर्य की रक्षा, ऑप्शन नंबर क आपका सही है।
अगला है सामाजिक अनुवाद में सांस्कृतिक तत्वों की उपेक्षा करने पर क्या हो सकता है। तो अर्थ विकृति यानी जो अर्थ होंगे अच्छे से समझ नहीं आएंगे वो गलत होंगे। ऑप्शन क आपका सही है। अगला है सामाजिक विषयों के अनुवाद में किस प्रकार की भाषा उपयुक्त होती है। तो सरल और प्रभावी भाषा उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही उत्तर है। सृजनात्मक अनुवाद में किसकी रक्षा सबसे अधिक की जाती है। तो मूल भाव की रक्षा की जाती है, ताकि अनुवाद करने में जो मूल भाव हो वो उसमें कोई परिवर्तन ना हो, अगली भाषा में भी मूल भाव वैसा ही होना चाहिए। अगला है सामाजिक अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सामाजिक विचारों का संप्रेषण करना होता है। ऑप्शन नंबर क आपका सही है। अगला है सृजनात्मक अनुवाद का संबंध मुख्यतः किससे है। तो साहित्यिक रचनाओं से है। ऑप्शन नंबर क आपका सही है। अगला है सृजनात्मक अनुवाद में किस प्रकार की भाषा उपयुक्त होती है। तो भावपूर्ण और स्वाभाविक भाषा उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही उत्तर है। सामाजिक अनुवाद के माध्यम से क्या संभव होता है। तो सामाजिक जागरूकता संभव होती है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी MCQs बता रही हूँ सब आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखिए, सृजनात्मक अनुवाद की श्रेष्ठता किसमें निहित होती है। तो मूल रचना के प्रभाव की पुनर्रचना में। ऑप्शन नंबर क आपका सही है। किस विद्वान ने कहा कि अनुवाद असंभव नहीं कठिन अवश्य है। यानी कि अनुवाद करना नामुमकिन नहीं, असंभव नहीं है, लेकिन कठिन ज़रूर है। तो टाइटलर ने। ऑप्शन ए राइट है। अगला है किस अनुवाद में भाव की शैली दोनों को सुरक्षित रखा जाता है। तो किस अनुवाद में भाव और शैली दोनों को सुरक्षित रखा जाता है। तो साहित्यिक अनुवाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है ड्राइडन ने अनुवाद के कितने प्रकार बताए हैं। तो 2 प्रकार बताएं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो आज की वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट MCQ मैंने आपको बताया है आप इनको तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और BA 4 सेमेस्टर में आप हिंदी के अलावा भी अदर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि BA के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं। एग्जाम की तैयारी के लिए आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाता है और आपके को करिकुलर की भी पूरी तैयारी चल रही है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।